हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी जागरण में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टॉपर्स कॉपी की हमारी थर्ड वीडियो है, जिसमें हमने रवि कुमार सिहाग जी की जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें हिस्ट्री, सोसाइटी व ज्योग्राफी का पार्ट होता है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और देखा जाएगा कि कैसे रवि जी ने अपने उत्तर लेखन को समृद्ध बनाया और उनसे सीखने को मिलेगा। और आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें। चलिए, समय ना गंवाते हुए अपने वीडियो पे आते हैं, ठीक। तो आप यहाँ देख रहे हैं रवि जी की कॉपी है, ठीक है, जिन्होंने आईएएस के एग्जामिनेशन में 18वीं रैंक ला के हिंदी माध्यम का गौरव बढ़ाया था, ठीक है। और आप ये डेट देख सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, ठीक। उदाहरण के साथ सविस्तार वर्णन कीजिए। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि जो एक क्वेश्चन होता है उसमें संदर्भ होता है, मुख्य भाग होता है और लास्ट में निष्कर्ष होता है, ठीक। अब संदर्भ को किसी भी प्रकार से, मतलब कई अप्रोच है उनका लिखने का। कुछ लोगों के पास होता है ऑप्शन कि वो की जो पॉइंट होता है वह देख के उसको डिफाइन कर देते हैं। कुछ चर्चा में मान लीजिए कि ज्योग्राफी का है, भूकंप आ गया, तो अगर कोई घटना ऐसी, जैसे कि हाल ही में भी देख रहे हैं नेपाल में भी घटना घटी, तिब्बत में आया था, तो इस तरीके से भी चर्चा किया सकता है। और फिर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हो गए, कुछ विशेष हो गए, कुछ तो उससे भी स्टार्ट किया सकता है, ठीक। तो यहाँ इन्होंने देखिए, अब हरिहर बुक्का जी के द्वारा स्थापित, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से स्टार्टिंग किया है संदर्भ को, ठीक। और फिर अब इसमें हमको देखना था क्या, स्थापत्य कला, ठीक है, जिसको वास्तुकला भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में ये 3 प्रकार से इन्होंने एक ग्राफ के रूप में दिखाया। देखिए, 3 प्रकार से महल का, मंदिर का और शहरी दुर्ग प्रकोष्ठ का निर्माण होता है। अब देखिए, हेडिंग के रूप में इन्होंने बॉक्स में शहरी दुर्ग प्रकोष्ठ को हेडिंग किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक यात्री मुंजी से उनका वर्णन करते हुए, अब देखिए यहाँ एक चित्र फिगर बनाया गया है उसी प्रकार। अब देखिए, यहाँ इन्होंने अन्य जो भी जो परीक्षार्थी हैं उनसे थोड़ा सा मतलब अच्छा लिखा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा करने कॉन्टेक्स्ट है कि फिगर बना दिया, उस चीज़ों को और स्पष्ट कर दिया। जो चीज़ें लिखित रूप में होंगी वो यहाँ फिगर के माध्यम से होगा, एग्जामिनर के पास जाएगा सीधे सीधे, तो उसको ये समझ में आ जाएगा ये चीज़ें ऐसे हैं, यानी इस विद्यार्थी को इस चीज़ की अच्छी पकड़ है। परिणाम स्वरूप इसका बेहतरीन एग्जाम्पल तो आपने देखा ही, 18वीं रैंक, ठीक। तो देखेंगे आप, ये 7 प्रकार के शहरी चार दीवारी के घिरे हुए थे, यहाँ इसी चीज़ को डिफाइन किया उन्होंने, ठीक है। और देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम्पी का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। यानी कोई भी पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आप यदि एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपका पॉइंट प्रूफ हो जाता है कि हाँ, ये एकदम प्रूफ पॉइंट है, ठीक। ये अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप कि आप कोई पॉइंट रखते हैं तो आपको प्रूफ करने के लिए, या किसी चीज़ की रिपोर्ट हो गई, या कोई स्थल हो गया, या किसी चीज़ जिससे वो आपका पॉइंट प्रूफ हो जाए कि हाँ, ये पॉइंट सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने महल को भी किया है, जैसे कि विशाल। अब एक चीज आप नोटिस ये करेंगे कि हम लोग कहते हैं कि कैसे कि 150 वर्ड में लिखना है, कैसे अपने आप को संतुलित किया जाए, दिमाग को, इतने सारे ज्ञान होते हैं तो कैसे लिखा जाए। अब देखिए, यहाँ महल का दिया हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे पूरी विस्तार से नहीं लिखा गया है कि महल में विशाल भवनों का निर्माण होता था, हाँ, तो बस यहाँ पे महल करके विशाल भवन शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। तो क्या हो गया कि अब जो एग्जामिनर है वो आपका कोई विद्यार्थी तो है नहीं, उसकी जो पहुंच होगी वो व्यापक होगी, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहा होगा, बस वो आपका एग्जाम करा रहा है ना,
कि आपके पास ज्ञान है कि नहीं उस चीज़ का, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। आप देखेंगे शॉर्ट शॉर्ट में ही ना विशाल में भवन लिख दिया, खजानों से भरे हुए थे, ठीक है? राजा-रानी की मूर्तियाँ सजावट के तौर पे इस्तेमाल, ठीक? स्तंभों को का उपयोग होता था, ठीक? अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया लोटस महल, ठीक? अब मंदिरों के निर्माण में अद्वितीयता, ठीक? तो मुख्यतः द्राविड़ शैली उधर की शैली रहेगी, दक्षिण की आपकी, ठीक है? यहाँ पे बता दिया, ठीक? देखिए कैसे अपने शब्दकोश को बचा के और काफ़ी प्रभावी, जिसको कह सकते हैं कि एक संतुलित आंसर जो होगा, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक? अब ऊँचे प्रवेश द्वार, गोपुरम की बात कर दी गई, ठीक है? अब इसको क्यों किया था, तो दुश्मनों से बचाने हेतु किया था, ठीक है? अद्वितीय अप्राकृतिक चित्रकारिता मूर्तियों का प्रयोग किया था, ठीक? अब यहाँ एग्ज़ाम्पल दे दिया गया। इसी प्रकार से आप चौथा पॉइंट भी देखेंगे, ठीक? अब यहाँ देखिए क, ख, ग करके ऐसे दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे आप महल में देखेंगे, आप इस तरीके से दिया गया था, ठीक? यानी डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं। पहले वाले में भी 1, 2, 3 करके दिया था, रोमन जो नंबर होता है। दूसरे में इस तरीके से दिया गया, तीसरे में क, ख, ग करके दे दिया गया, फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया। अब यहाँ कोशिश की जाती है, मान लीजिए आपका 150 वर्ड का क्वेश्चन होता है शब्द का, तो आपको 2 पेज मिलते हैं। तो 2 पेज यदि मिलते हैं तो आप कोशिश करिए कम से कम जो सेकंड पेज होता है उसका 50 प्लस जाए, यानी 70% तो आप लिखे ही, ठीक है? यानी 70% आप इस चीज़ को लिखे हैं, ठीक? यहाँ पे इन्होंने पूरा लगभग कंप्लीट किया, लास्ट तक आए हैं यहाँ पे, ये इनके लिए अच्छी बात है। और जो आपका कंक्लूजन होता है, वो क्या होगा कि सकारात्मक होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, ठीक? और भविष्य उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप चीज़ों को आपके माध्यम से ही उसको परिवर्तित होना है, बदलना आपका काम होगा। तो आपके माइंडसेट को एक एग्जामिनर पढ़ता है कि आप किस प्रकार के प्रशासक बनने योग्य हैं। आपकी देखिए व्यक्तिगत रूप में आप वहाँ तो उपस्थित होते नहीं हैं, आपकी कॉपी ही जाती है। तो आप कॉपी में ही आपको अपने आप को दिखाएँगे कि आप काफ़ी अच्छे विचार के हैं और प्रोग्रेसिव माइंड के हैं। चीज़ों को समझना, उसको कैसे हल किया जा सकता है। तो ये आपके लास्ट कंक्लूजन में दिखना चाहिए, ठीक है? यदि ऐसी संभावना हो बनती है तो, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल छोटा था, परंतु अस्थायी सुधारों के लिए जाना जाता है। इसका सविस्तार वर्णन करना है, ठीक। अब यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक एक शांत, सज्जन और सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे। अब यहाँ इनका देखिए कि इंग्लैंड के सुधारवादी आंदोलन में, ठीक, इन्होंने भाग लिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे मानसिकता भारतीय कार्यकाल में ही दृष्टिगोचर होती है, दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पे किस-किस प्रकार से इन्होंने क्या-क्या रिफ़ॉर्म लाया। देखिए प्रशासनिक दे दिया गया, ठीक, केंद्रीय शासन व्यवस्था, ठीक, चार्टर अधिनियम 33 के तहत आप देखेंगे। अब देखिए बात को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कि अब देखेंगे 33 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को जो थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक। अब यहाँ पे न्यायिक सुधार में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कि प्रांतीय न्यायालय और सर्किट कोर्ट को समाप्त कर की शक्ति पहले कमिश्नर के बाद में वो जिला कलेक्टर को सौंपी दी, क्योंकि खर्चीली न्याय व्यवस्था थी। यहाँ पे 2 इसका तर्क भी दे दिया इन्होंने, ठीक। लंबित मुकदमे हैं, ये तो अभी भी जारी ही है। अब यहाँ देखिए रियासत के साथ कैसे उसकी नीति थी, वहाँ दे दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये इनका जो हस्तक्षेपवादी नीति थी, इन्होंने अपनाई थी, जैसे कि वेल्लेली और हेस्टिंग हस्तक्षेपवादी नीति अपनाते थे। अब देखिए धार्मिक और सामाजिक सुधार में यहाँ देखिए हमने पता है ना कि किसी चीज़ को विस्तार से लिखने से क्या है। अब इनके कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो बस सीधे लिख दिया, सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक। अब जो चार्टर था 1833 वाला, उसी में दास प्रथा की समाप्ति की बात की गई थी, उसको दे गया यहाँ पे देखिए। और समतावादी देखिए, यहाँ पे इसकी तो अब क्या है, समतावादी का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो प्रतियोगी प्रतीक्षाएँ थीं, वो नौकरियों में, ठीक है, योग्यता के आधार पर किया जाना था, ठीक है, भर्ती उनका। शैक्षणिक सुधार में देखिए भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, जैसे मैंने बताया कि, ठीक,
ये लगभग 70% से ऊपर इन्होंने सेकंड पेज में कवर किया, लगभग 80-90% के आसपास। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी जगह बची है, और खासकर आप देखेंगे कि पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि आपने इतना इस चीज़ को छोड़ दिया, लगभग केवल 30% कवर किया और 70% छोड़ दिया, तो पेनाल्टी के रूप में भी नंबर कुछ काटे जाते हैं, जैसे कि 0.5 नंबर, ऐसा सुनने में आता है और कई कॉपी में देखा भी गया है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। हम उन क्वेश्चन को भी देखने का प्रयास करेंगे जहाँ से आपको सीखने को अच्छा मिले। ठीक है, तो हम देखेंगे ये देखिए, अब बुलेट पॉइंट का उपयोग किया गया है। ठीक, क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। जहाँ भारतीय पूंजीपति दीर्घकालीन समय तक चलने वाले सामूहिक सविना अज्ञान आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वहीं उनमें से कई अपने वर्ग और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण रियायतों प्राप्त करने में सविना अवज्ञा आंदोलन उपयोगिता यहाँ तक की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन को यहाँ पे इन्होंने 4-5 लाइन में संदर्भ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट में इन्होंने 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट लिख दिया। अब जहाँ ये संभावना बनती है पैराग्राफ का यूज करने का, वहाँ पैराग्राफ भी यूज करते हैं। जहाँ बुलेट पॉइंट यूज करना होगा वहाँ बुलेट पॉइंट यूज करेंगे, जहाँ फिगर का होगा वहाँ फिगर भी, जहाँ ग्राफ होगा वहाँ ग्राफ भी। ये सब काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है फिर मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर आप आगे देखें, इसी तरीके से यहाँ अपने बातों को रखा है इन्होंने मुख्य भाग में। ठीक, अब और आप देखिए, आप यहाँ पे जो उदाहरण के रूप में गांधी इरविन वार्ता के औफिकी ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के भी ने गोल में सम्मेलन की आप प्रभावी बताया। देखिए इसी तरीके से इन्होंने कवर किया है। ठीक है, ये काफ़ी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे मित्रों, वहाँ से इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस कॉपी को डाउनलोड कर लेंगे। आप बस सविस्तार इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। हम आते हैं अपने और क्वेश्चन पे, देखते हैं। ठीक, अब देखिए, अमेरिकी क्रांति एक संवैधानिक संकट था जो ब्रिटेन के साम्राज्यिक हितों व स्वशासन में उपनिवेशवासियों के अनुभव के परस्पर विरोध से उत्पन्न हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे दो व्यक्तियों के नाम, जैसे जेफरसन हैं, वाशिंगटन है, इनके नेतृत्व में ये अमेरिकी वासियों ने 1789 में संविधान का निर्माण एक लंबी लड़ाई के बाद प्राप्त किया। ठीक, अब फिर देखिए, अब क्या है, अब हित क्या थे उस इंग्लैंड। अब ये देखिए 2 पॉइंट इन्होंने अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में और इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में, ये 2 पॉइंट अलग अलग 3-3 पॉइंट ऐसे लिख दिया गया है। देखिए कितनी स्पष्टता है, सीधे सीधे सामने सामने। इंग्लैंड कुछ और चाहता था, अमेरिका कुछ और चाहता था। तो इंग्लैंड के वाणिज्यवादी हित थे, यहाँ अमेरिका मुक्त बाजार की हित चाहता था। यहाँ इंग्लैंड के औपनिवेशिक हित थे, यहाँ अमेरिका की स्वतंत्रता की चाह थी। ठीक, इसी प्रकार से पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, उपयुक्त हितों के उदाहरण देखिए, तो ग्रेनविले की नीति को बता दिया, जैसे कि शुगर एक्ट था, स्टाम्प कर बढ़ाना था। ठीक, औद्योगिक नीति थी। ठीक, वाणिज्यिक नीति थी उनकी, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कवर किया गया है। देखिए, अब देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ की परिघटना को समझते हुए भारतीय मानसून प्रणाली पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक, इन्होंने आगे बता दिया, पश्चिमी विक्षोभ उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो पूर्वी भूमध्य सागर पर शीत ऋतु में पैदा होते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से, आप इतना बड़ा फिगर देख रहे हैं। ठीक, ये इतना बड़ा फिगर, हम इसको समझाने का भी कोशिश करेंगे। देखिए फिगर से ही सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे ये मेडिटेरियन सी दिखा गया, ब्लैक सी दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, और अब देखेंगे भारत है। अब यहाँ से बता रहे चक्रवात ठंडी वायु है और गर्म जो है, ये दोनों आपस में टकराते हैं, फिर ये साइक्लोन का निर्माण होता है इस तरीके से। और चक्रवात जो होता है, इसके परिणाम स्वरूप भारत की तरफ, यहाँ देखेंगे यहाँ पे इन्होंने इंगित भी किया है कि भारत की तरफ पूरा ये चक्रवात आता है, उपोष्ण कटिबंध चक्रवात। ठीक, ये आप देखेंगे कि हम लोग के जो गेहूं के फसल होते हैं, यानी आप जनवरी दिसंबर का माह देखेंगे, उस समय बारिश होती है। ठीक,
तो इसी के परिणाम स्वरूप ये बारिश इस समय होती है और गेहूं की फसल के लिए काफी उपयोगी माना जाता है इसे। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का क्षेत्र, ये लगभग बिहार में जाते जाते ये चीजें आपको गौण हो जाती हैं ये। ठीक। अब इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने बताया है, इस प्रकार से पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा ये भारत में आते हैं। ठीक। अब देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे एग्जामिनर को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक। यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ से बताया चक्रवात कैसे स्टार्ट होती है। ठीक। वातावरण का जन्म होता है यहाँ पे और इसी के परिणाम स्वरूप ये परिघटना होती हैं। इसको फिगर के माध्यम से एकदम स्पष्ट कर दिया है और एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि हाँ, इस विद्यार्थी को काफी अच्छी पकड़ है ज्योग्राफी की। ठीक। यहाँ अन्य बच्चों से कुछ ये भिन्न हो गया। इसी प्रकार से सभी बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा अपना इनपुट देते हैं, ठीक है, इसमें कुछ अलग करते हैं, तो वो अन्य जो भी विद्यार्थी जो पेपर देंगे उनसे अच्छा नंबर लाएंगे और परिणाम ये होगा कि टॉप 10 में आने की संभावना, टॉप 50 में आने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। जितना अगर मान ले कि अगर किसी विद्यार्थी ने 6 नंबर पाया है और आपने इस तरीके से फिगर बना दिया, ठीक, तो यदि आपको 6.5 नंबर या 7 नंबर मिल गया तो एक एक क्वेश्चन जोड़ के रखिए। अगर 20 क्वेश्चन है, हम 15 नंबर ही एक्स्ट्रा करते हैं, तो 15 चौके 60, यानी 60 नंबर आपने ज्यादा पा लिया और 60 नंबर बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ये आपकी टॉप 10 और टॉप 400 के बीच में अंतर कर देगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो को। ठीक। इसी प्रकार से देखेंगे कि क्या भारत में क्या प्रभाव पड़ता है। तो शीतकालीन वर्षा, जैसे जाड़ों में वर्षा, ठीक, राजस्थान में मक्का चुनने की फसल के लिए लाभकारी है। अन्य देखिए आप यहाँ पे गेहूं और सरसों के लिए लाभकारी है। दिल्ली प्रदूषण को कम करता है, यानी वर्षा होगी तो दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो भी कम होगी परिणाम स्वरूप। और भी यहाँ पांडे ने लिखा है, ठीक है, जैसे शीत ऋतु में क्या है, जल संकट की समस्या होती है, ये इससे उसको भी दूर कर देता है ये। और हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होती है, जिससे ग्लेशियर पर बर्फ का जमा होता है, जिस परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ग्लेशियर में वृद्धि होती है। और जब गर्मी का मौसम आता है तो वही जो बर्फ है वो पिघलता है और हमें नदी के माध्यम से पानी का स्रोत होता है वो, यानी, ठीक है। और फिर कुछ इसकी प्रभाव भी होंगी, जैसे कि जाड़ों में क्या है, रात्रि में तापमान में अ, अ, तापमान में वृद्धि होगा, उस समय पाले की घटना घटती है, ठीक है, प्रभाव कम, फसल हानि होगी। और आप देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप थोड़ा ठंडा भी उसमें बढ़ जाता है बारिश होने की वजह से। अब देखिए ये छठवां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अरब सागर जहां पहले कम चक्रवात आते थे, वहीं अब यह चक्रवात प्रवण जलीय निकाय के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए। हम देखते थे अधिकांशतः जो था, ये देखिए अब यहाँ पे फिगर पहले ही बना दिया गया है। ठीक। फिगर बनाने से स्पष्ट हो गई है। देखिए आप, बंगाल का चित्र है, बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे पहले ज्यादा चक्रवात आते थे, लेकिन कुछ हालिया घटना ये देखने को आया है कि अरब सागर में चक्रवात काफी तीव्र हो गई है, इसकी बारंबारता बढ़ गई है। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन भी किया, देखिए बंगाल की खाड़ी को पहले चक्रवातों की बहुलता का क्षेत्र माना जाता था। ठीक। अब कारण क्या थे, नदियों का जल का स्थिरीकरण, उष्ण कटिबंधीय कमजोर अवदाब की उपस्थिति, पूर्वी जेट आदि के कारण ऐसा होता था। लेकिन किंतु हाल ही वर्षों में देखिए आप दिखा गया है कि कई चक्रवात जैसे कि फान, यास आदि का आना अरब सागर में इसकी बारंबारता में वृद्धि है, ठीक, संकेत देता है। ठीक। अब यहाँ पे कुछ कारण दिया गया है कि देखिए किन कारणों से ये चक्रवात अरब सागर में हो रहे थे। जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण इसका माना जा रहा है। ठीक। और अस्थाई भागों की प्रमुखता है, जैसे जल की अपेक्षा जो स्थल होते हैं तीव्रता से गर्म हो रहे हैं, तापमान में वृद्धि होती है, सकारात्मक जो इंडियन ओशन डायपोल है की स्थिति वो बढ़ती है, जिससे पश्चिमी हिंद जो महासागर का तापमान है उसमें वृद्धि होगी और पूर्वी का कम होगा। ठीक। और अन्य कारक में जैसे एलिनो हो गया, ऑसिलेशन वाला हो गया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ यहाँ इन्होंने कंक्लूड कर दिया, हाँ,
कि उपयुक्त कारकों का हवाला वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। हालांकि अभी भी बंगाल की खाड़ी की चक्रवात अधिक विध्वंस होते हैं, फिर भी अरब सागर में इनकी वृद्धि का चिंता का विषय बना हुआ है। ये इन्होंने पॉइंट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से पहले यहाँ बात फिगर एक बना दिया, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और फिर उसको डिफाइन कर दिया और अपने कुछ तर्क दे दिए, ये इन इन कारणों से, ठीक है, ये घटना घटती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम और भी देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने, एक स्थिर भूभाग और कमजोर भूकंपीयता के क्षेत्र होने के बावजूद प्रायद्वीपीय भारत का अनेक भूकंपों का साक्षी रहा है। ठीक, उदाहरणों के साथ चर्चा की। देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका इन्होंने एक मैप बना दिया, आप यहाँ देख सकते हैं, साइड में मैप बना दिया, चीजों को स्पष्ट कर दिया, जैसे कि भीमा भ्रंश दे दिया, कोयना बांध को दे दिया, यहाँ पे पश्चिमी घाट को बना दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक, और सतपुड़ा पर्वत को यहाँ पे इंगित कर दिया। और फिर यहाँ पे इन्होंने इसी बात को अपने संदर्भ में लिखा है, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से नीचे का पठार से लेकर उत्तर पूर्व में मेघालय पहाड़ियों व पश्चिम में थार के मरुस्थल तक भारतीय प्रायद्वीप भूभाग का विस्तार है। यानी आपने भारतीय प्रायद्वीप को यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि कहाँ से, उसके भौगोलिक क्षेत्र को बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक ये क्षेत्र पाया जाता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप कोई भी की टर्म होगा उसको लेके आप किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी महत्ता को लेके संदर्भ की शुरुआत कर सकते हैं, या कुछ या आंकड़ा हो, कुछ तथ्य हो, कुछ किसी चीज की रिपोर्ट हो, आप उसको लेकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रवि जी ने इसकी परिभाषा की, यानी क्षेत्रीय परिभाषा जो है भौगोलिक, उसको बता के यहाँ पे संदर्भ की स्टार्ट किया है। ठीक, अब देखेंगे कि अब यहाँ पे स्थिरता का बता दिया कि क्या है ये चीज, भूभाग माना जाता है क्रेटर क्षेत्र के लिए। अब देखिए भूकंप का साक्षी क्या है, भ्रंशों का सक्रिय होना। ठीक ठीक, पुराने भ्रंशों का देश में, जैसे एक कि भीमा भ्रंश जो है महाराष्ट्र के पास है, ये सक्रिय होने से कारण भूकंप आते हैं। अब जल जनित, जैसे कि आप यहाँ देखें कोयना बांध देखा आपने, उस जब बांध में आवश्यकता से ज्यादा पानी रहता है तभी ये जो सैलों पे दबाव पड़ता है। ठीक, और परिणाम स्वरूप क्या होती है कि ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे भूकंप आ जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण है कोयना का बांध। अब भूसंकलन का भी एक मैटर है यहाँ पे कि पश्चिमी घाट में तीव्र भंगु, ठीक है, यानी भूसंकलन भी होता है यहाँ पे, जिसके कारण चट्टान जब सरकते हैं और गिरने से कंपन पैदा होती है, जिससे भूकंप आते हैं। जैसे केरल और कर्नाटक में आप देखेंगे, पश्चिमी घाट में आप न्यूज में भी देखा होगा कि भूसंकलन के कारण, कंपन की वजह से भूकंप आते हैं। अब देखिए उत्तर पूर्व में पेट विवर्तनिकी की घटनाएं भी कुछ कारण है इसका, जैसे कि मेघालय असम में महसूस किया जाता है। ठीक, अब एक और कारण होता है। ठीक, एक देखिए जिससे भूकंप आते हैं ना, तो भूकंप के दो मुख्य कारण होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक मानव जनित होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मानव जनित भी हैं, कुछ प्राकृतिक हैं। जैसे खनन और जनित जो भूकंप होंगे, ये मानव जनित भूकंप हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे जब खनन करते हैं तो भी परिणाम, जैसे ब्लास्ट वगैरह किया जाता है तो भी होता है, या तो आप देखेंगे कि खन के किसी चीज को छोड़ दिया कि वो धंस जाता है, तो भी परिणाम स्वरूप भूकंप की संभावना बनती है। ठीक, इस प्रकार इस चीज को इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट करके अपने निष्कर्ष में आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब सोसाइटी का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ क्वेश्चन को टैकल किया है, जैसे कि हमने देखा कि कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे। अब अब ये देखा जाएगा कि ये सोसाइटी का क्वेश्चन, जिससे और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, भारत में महिलाओं की संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकार की दिशा में सभी बड़ी प्रगति के बावजूद अभी भी ऐसी चुनौतियां विद्यमान है जिनका समाधान किया जाना की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। ठीक, यानी हमने कई चीजें महिलाओं को दिया है, फिर भी ये समस्या विद्यमान अभी भी बनी हुई है। काफी रिफॉर्म किया है। तो देखिए महिलाओं संबंधित चुनौती यदि बहुआयामी है तो इनका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। अब देखिए इस चीज को कितनी अच्छे तरीके से यहाँ डिफाइन किया गया है, एक फिगर बनाया गया है, महिलाओं की समस्या बताई गई है, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या,
वह राजनीतिक समस्या है। उसी कॉन्टेक्स्ट में बहुआयामी यहाँ पे इन्होंने समाधान भी बता दिया। समाधान क्या इन्होंने बताया? कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, संस्थागत। ठीक, यहाँ पे काफी क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि इन केवल ये नहीं है कि कानून को ला दिया जाए, ठीक है, तो सारा काम खत्म हो गया, नहीं। काफी व्यापक पैमाने पे जब समस्या व्यापक है तो उसका समाधान भी व्यापक ही होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया है, एक फिगर के माध्यम से काफी चीजें स्पष्ट हो गई थी। देखिए कि अब यहाँ पे इन्होंने कहा भी है, उपयुक्त चार्टर समझाता है कि केवल कानूनी स्तर पर सुधार पर्याप्त नहीं है, ठीक, या राजनीतिक स्तर पे, किसी स्तर पे एक कोई कारण नहीं हो सकता है कि हाँ एक समाधान कर दिया तो सारी चीज में रिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, नहीं। अब देखिए संपत्ति अधिकारों में उत्तराधिकार का प्रभाव क्या होता है? महिलाओं में आत्ममूल्य का भावना, ठीक, बेटा बेटी की संपत्ति में बराबरी की समता होती है, इसमें आर्थिक उन्नयन होता है, संसाधनों पर नियंत्रण होता है, विकल्प बहुलता होती है। ये अब देखा यहाँ ने लिखा है, किंतु विभिन्न अन्य धार्मिक व मानववैज्ञानिक स्तर पर बाधाओं के कारण ये, ठीक, सुधार प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि, ठीक, उत्तराधिकार में भूमि लेना, पारिवारिक नाराजगी का भय, ठीक, ये कारण हो सकता है। संपत्ति देकर वापस लेना, यानी अपने बेटे को संपत्ति दे दिया फिर अब बेटी को देंगे तो वो भी एक समस्या हो जाती है, ठीक। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव महिलाओं के प्रति, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि महिलाएं अपने ही अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती हैं, ठीक। और राजनीतिक सक्रियता, इसमें भी कमी देखी जाती है, ठीक। और कानूनों को सामाजिक स्वीकृति नहीं। अब देखेंगे ये सामाजिक स्वीकृति का भी मैटर है, और जो कानून बन भी जाते हैं तो उनको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी, ठीक है, थोड़ा शिथिलता देखी जाती है, और जागरूकता की कमी तो काफी है महिलाओं में, अपने कानून को लेके भी है, और सामाजिक एक प्रेशर भी बनता है, ठीक। अब क्या किया जाए, ठीक है, तो पुरुष पक्ष में संवेदनशील बनाया जाए, यानी लोग इस मैटर को समझे कि कितना गंभीर मैटर है, ठीक। और संपत्ति साझा करने में गर्व की भावना विकसित की जाए, ठीक। अब महिलाओं पक्ष में क्या है कि अधिक जागरूकता का सृजन किया जाए, शिक्षा देकर सशक्तिकरण किया जाए। अब सरकारी पक्ष, सरकार का क्या पक्ष है? मजबूत कानून हो, प्रवर्तन हो अच्छे तरीके से, प्रवर्तन का मतलब है लागू करना हो गया, ठीक। मजबूत संस्था, ठीक, भागीदारी, ठीक। अब यहाँ पे आंद्रे जी का कथन करके इन्होंने अपनी बात को खत्म किया है, किसी और जाना चाहिए, किंतु समाज ये बताता है कि, देखिए अब कहा क्या गया है कि कानून ये बताता है कि समाज को किस ओर जाना चाहिए, किंतु समाज यह बताता है कि समाज किस ओर जाएगा, ठीक। इस प्रकार बहुआयामी सामाजिक राजनीतिक सुधार समय की मांग इन्होंने यहाँ बता दिया, ठीक। अब यहाँ पे रिपोर्ट, जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं, किसी से रिपोर्ट हो, जैसे कि मैकेंजी की रिपोर्ट है, ठीक है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं, ये सब सारी रिपोर्टें यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, और भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। IL की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं, ये सभी तर्क दिया जा सकता है, इसमें संभावना बनती थी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि आप जोग्राफिक सोसाइटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में यह देखा गया है कि जहाँ दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या स्थिर हो गई है, वहीं उत्तरी राज्यों के मामले में यह अभी भी एक स्वप्न बना हुआ है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए, ठीक। अब देखें आप यहाँ फिगर जो भारत का बनाया गया है, एक मैप बनाया गया है। अब जहाँ पे इसमें जन्म दर जो है, ठीक, ये इंगित कर दिया गया है, ठीक है। प्रजनन दर जो है यहाँ पे बता दिया गया है, राजस्थान में 2.3 है, और यहाँ पे देखेंगे 2.7 है, यूपी में, AP में 2.4 है, ठीक। और यहाँ बिहार में आप देखेंगे 2.6 है, असम में 2.7 है, ठीक। इस प्रकार से इन्होंने सारे इधर उत्तर के क्षेत्र को 2 पार्ट में, देखिए यहाँ पे उत्तर में डैश डैश करके उत्तर को और दक्षिण को बांट दिया है। अब यहाँ पे देखिए कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, और ये सब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सबको अब बता दिया। उड़ीसा तो नहीं, आंध्र प्रदेश का ये होगा, ठीक। तो इन सब के क्षेत्रों को बताया गया कि 2 से कम है दक्षिण के राज्य,
ठीक, यहाँ से देखिए 2 से कम है, यहाँ पे इंगित कर दिया गया है। ये स्पष्टता हो गई और काफ़ी प्रभावी हो गया कि हाँ, ये चीज़ें देखिए आप साधारण में यदि इस चीज़ को यहाँ लिखते कि ये क्षेत्र में इतना-इतना है, तो इतना प्रभावी नहीं होता और एग्ज़ामिनर को खोजना पड़ता है कि कैसे चीज़ें कहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से दी कि राजस्थान में ये है, यूपी में ये है, ठीक है, इतना पॉइंट इतना है। इस तरीके से इस चीज़ों को काफ़ी क्रिस्टल और क्लियर कर दिया, ठीक। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसी चीज़ को उपयुक्त मानचित्र भारत में प्रजनन दर के आंकड़े को दिखाता है। इन्होंने अपनी बात कह दी है यहाँ पे, ठीक। अब फिर देखिए एनएफएचएस 4 के आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत में प्रजनन दर 2.2 से 2.3 के मध्य है, किंतु व्यापक उत्तर और दक्षिण विभाजन मौजूद है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा ही फिगर में, ठीक। अब उत्तरदायी कारक क्या है कि आर्थिक कारक, दक्षिण राज्यों का आर्थिक विकास का स्तर अधिक है, अतः जननांकी जो संक्रमण के सिद्धांतानुसार यहाँ पर जनसंख्या कम है। उदाहरण में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इत्यादि का एग्जाम्पल ले, यहाँ देखिए ग्राफ ही बना दिया इन्होंने, ठीक। और फिर राजनीतिक कारक देखा इन्होंने दिया है, दक्षिण राज्यों द्वारा प्रारंभ से ही जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू किया गया थी। इसके साथ ही आपातकालीन जबरदस्तियों का प्रभाव उत्तर भारत पर अधिक जनसंख्या हो गया। ये जैसे कि दबाव बनाया था नसबंदी वगैरह का था उस समय भी, ठीक। अब देखिए सरकारी मॉडल क्या है कि दक्षिण के राज्यों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च व निवेश किया गया। उदाहरण के रूप में आप केरल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि उनका बीमा मॉडल। अब देखिए यहाँ पे अपने इस बात को कहने के लिए केरल का जो एक बीमा मॉडल है उसको यहाँ पे कोट कर दिया, काफी अच्छा हो गया, प्रभावी हो गया, ठीक। नया आर्थिक कार्यक्रम, शिक्षा पर अधिक निवेश, इस तरीके की बात कही गई। सामाजिक कारक देखिए, चौथा पॉइंट दे दिया इन्होंने, प्रशस्तात्मक मूल्य का उत्तर भारत में अधिक है, ठीक। महिला को स्वतंत्रता कम है। ये सब कारण होंगे ये सब चीजें। देखिए आप देखेंगे कि केरल वगैरह में मातृ सत्तात्मक होता, देखिए यहाँ पे लिखा गया है केरल का मातृ सत्तात्मक समाज, ठीक। यहाँ पे उत्तर भारत में ये भी है ना कि आप बच्चों को अधिक, अगर बच्चे हैं तो उनको एक संसाधन के रूप में देखा जाता है कि जितने बच्चे होंगे, गरीब, खासकर गरीब तक का ये देखता है कि वो हमारे संसाधन है, जिससे हमें आर्थिक आमदनी भी होगी, ठीक। ये भी देखा, एक प्रवृत्ति बनी होती है, रूढ़वादिता होती है उसमें। अब सामाजिक कुरीतियां भी हैं कुछ, ठीक। और आप देखेंगे लिटरेसी की है, उत्तर भारत में लिटरेसी दक्षिण की अपेक्षा कुछ कम है, लोग जागरूक नहीं है इस चीज के लिए, ठीक। ये सब कारण है। अब देखिए हम इस वीडियो का लास्ट ये क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर ये कॉपी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और आने वाले किन्हीं भी, जैसे कि आपको कोई पीडीएफ हो गया, आपके काम की चीज़ें हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे, जिससे आपको सुविधा हो पढ़ने में भी, और ये भी हम कॉपी उसमें टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ठीक। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप बारीकी से देख सकेंगे, ठीक। अब देखेंगे ये लास्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण भारत में युवाओं की अभिवृत्ति और आकांक्षाओं को विविध तरीकों से प्रभावित कर रहा है, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का। अब वैश्वीकरण का जो प्रभाव होता है, ठीक है, वो कई डायमेंशन से कवर किया जाता है। यहाँ पे युवाओं के कॉन्टेक्स्ट में दे दिया, कभी महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में देगा, कभी बुजुर्गों के कॉन्टेक्स्ट में देगा, कभी संस्कृति पे दे देगा, कभी समाज पे दे देगा, कभी आर्थिक स्थिति पे दे देगा, कभी राजनीति पे दे देगा, मतलब इसका डायमेंशन काफी व्यापक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि युवाओं पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो युवाओं की देखिए आप यहाँ पे इन्होंने एक 3-4 लाइन का संदर्भ लिखा है, ठीक। और फिर युवाओं पे प्रभाव देखेंगे हम, देखिए अब क्या है कि अभिवृत्ति पर प्रभाव क्या है, धार्मिक अभिवृत्ति, धर्मनिरपेक्षता की ओर झुका है, रूढ़वादी धार्मिक परंपराओं का विरोध है, आप देख रहे हैं, ठीक। धर्म पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रश्न उठाने, यानी पर्सनैलिटी जो होती है, तार्किकता होती है, धर्म सुधार की बात उठाते हैं यहाँ पे। अब आर्थिक आप देखेंगे तो नई अर्थव्यवस्था से लाभ होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, नए रोजगार में संलग्नता, ठीक।
जैसे उदाहरण में दे दिया जाए कि आईटी है, जो बीपीओ है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं नई-नई आई हैं, जिससे आपको रोज़गार में वृद्धि देखी गई है, ठीक है? अब सांस्कृतिक अभिवृत्ति जो है श्रम को कॉस्मो पॉलिटन मानना, ठीक है? खान-पान में, पहनावा में, ठीक, रहन-सहन इत्यादि में बदलाव देखा जा रहा है, ठीक? सामाजिक अभिवृत्ति में जैसे कि पुरुष और नारी में समता का मूल्य जागृत हो रहा है, जाति प्रथा कमज़ोर हो रही है, पुराने मूल्य से टकराव होता है, ठीक? आकांक्षाओं पे प्रभाव देखिए, अधिक धन धनार्जन की आकांक्षा होती है, तकनीकी जागृति की आकांक्षा, नया जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप, ये सब सोशल मीडिया का प्रभाव है, ठीक? नए स्तर पर प्रगति अ, करने की उत्कृष्ट उत्कंठा लिखा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि प्रगतिशील माइंड बनता है इससे, ठीक है? हालाँकि वैश्वीकरण के कारण इनकी अभिवृत्ति और आकांक्षाओं पर नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है, ठीक? जैसे कि पीढ़ी संघर्ष, बेरोज़गारी, जैसे कि जो कुशल लोग नहीं होंगे, उसकी नए-नए टेक्नोलॉजी या नए-नए क्षेत्रों के लिए वो बेरोज़गार होंगे। और देखिए कि क्या कि जो वैश्वीकरण का जो समय है कंप्यूटर का है और तकनीक का है, तो जो तकनीक से अवगत नहीं होंगे, तो उनको जो रोज़गार मिलने में समस्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बेरोज़गारी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, अधिक कुशल और कार्यबल की माँग, सापेक्षिक वंचना होगी यहाँ पे, असमानता में वृद्धि होगी, ठीक? पहचान की राजनीति, ठीक? ये सब समस्या होती है। इस प्रकार यह वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग है, जिस पर इसका प्रभाव मिश्रित रहा है, ठीक? अब यहाँ पे रॉबर्ट जे सैमुअल्सन का इन्होंने एक शब्द कहा है कि वैश्वीकरण दो धारी तलवार है, जो अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा करता है, ठीक? फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में है, ठीक? ये क्वेश्चन, हाँ, तो ये प्रमुख शैलियाँ हैं, भरतनाट्यम है, इस तरीके से सारी चीज़ें दी गई हैं, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बता दिया गया है, ठीक? और हम इसी तरीके से आप देख सकते हैं, हम इसको फ्लैश करके इस तरीके से दिखा रहे हैं आपको, और जहाँ कुछ अच्छी चीज़ होंगी आपको हम रुक के बता। चलिए क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक क्वेश्चन था इसमें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इस तरीके से अधिनियम के प्रावधान को बता दिया गया है ऐसे करके, ये भी आप देखेंगे इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे जैसे पहले हम लोग ज्योग्राफी में देखा था, ठीक है? तो यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है? फिर भी यहाँ पे ज्योग्राफी का सॉरी एक मैप बना के इस चीज़ को काफ़ी क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है कि कैसे-कैसे क्या चीज़ें थी। तो जहाँ भी स्कोप बनता है कि आप मैप बना सकते हैं या कोई फिगर बना सकते हैं, कोई डायग्राम बना सकते हैं, तो निसंदेह आप इसमें संकोच ना करें। तुरंत बनाएँगे तो आप अन्य विद्यार्थियों से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स अर्जित करेंगे, जो आपके रिज़ल्ट में काफ़ी सकारात्मक होगा और आपको टॉप 50 10, अब ये तो संभावना आप पे निर्भर करती है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये है कि आप दूसरों से अच्छा करेंगे, ये सब सारी चीज़ें। हम देखिए आयोग में क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, इसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? इसी तरीके से डिफ़ाइन करेंगे जो हमारे जो सीनियर हैं, जिन्होंने आंसर लिखा हुआ है, जिससे आयोग ने उनको चयनित किया है और अच्छा खासा रैंक हासिल किया है। अब उन्हीं के द्वारा तो समझ में आएगा कि हाँ, आयोग क्या चाहता है हमसे, किस प्रकार से आंसर चाहता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है आर्थिक और भौगोलिक 16वां क्वेश्चन, पहलुओं के संदर्भ में सवाना स्टेपी प्रकार की जलवायु के बीच तुलना कीजिए। अब यहाँ देखिए फिगर पूरा अच्छे से बना दिया है, पूरा विश्व का मैप बना दिया गया है, सवाना क्षेत्र और स्टेपी का क्षेत्र पूरा बढ़िया से। अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई एग्जामिनर को,
उसको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक? जो चीज़ आपने एक थ्योरी के पार्ट में पढ़ा है, उसको आप सोचिए आप प्रैक्टिस करिए इस चीज़ का कि आप मैप्स के माध्यम से कैसे उस चीज़ को जो थ्योरी का पार्ट है, उसको मैप के माध्यम से अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। जिससे कि आप काफ़ी प्रभावी हो आपका आंसर, सहजता महसूस हो एग्ज़ामिनर को, ये ना हो कि किसी चीज़ को ढूँढना पड़े। अब आप क्या करेंगे कि आप अगर कोई थ्योरी का पार्ट है उसको अंडरलाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे बच्चे लगभग करते ही रहते हैं। तो आपको कैसे एज मिलेगा? इसी तरीके से आप फिगर का इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी चीज़ को सरलीकरण करेंगे। चीज़ देखिए अब यहाँ टेबल फॉर्म में इन चीज़ों को बताया गया, तुलना कर दिया गया। ठीक? देखिए सवाना का यहाँ पे दिया गया, स्टेपी का दिया गया यहाँ पे, इसी तरीके से तुलना कर दिया गया। सामने-सामने सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक? फ्रेंड्स थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप और अच्छी तरीके से आप इसको डाउनलोड करके आप देख लेंगे। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि क्या-क्या और डाइवर्सिटी होनी चाहिए आंसर में, ठीक? हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहेगा। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने क्वेश्चन है कि विश्व भर में महासागर उच्चौचा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिजों के निक्षेपों का विवरण दीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक नोट बना दिया गया है और यहाँ पे पूरे विश्व का मैप बना के सारी चीज़ों को इंगित कर दिया है कि कहाँ-कहाँ कौन-सी चीज़ें पाई जाती हैं और किस प्रकार पाई जाती हैं। अभी इसी पार्ट को यहाँ इन्होंने सविस्तार में छोटे-छोटे चीज़ में लिख दिया है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि देखिए प्राकृतिक गैस और तरल है, मुंबई आई है, फारस की खाड़ी है, कैप की खाड़ी है, ठीक है? अब मलेशिया का टिंगा और केलांग वैली है, ठीक है? आर्कटिक सागर है, ठीक? इसी तरीके से इन्होंने जो देखिए पॉलीमेटेलिक नूडल्स है उसके बारे में दे दिया गया है, ठीक? और भी सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लेंगे लवणीय खनिज हैं, ठीक? पत्थर से संबंधित खनिज हैं। अब देखिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग की समस्या और संभावनाओं पर चर्चा कीजिए, ठीक? अब यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं और संभावनाओं पे चर्चा करना है। इसमें आपको आप पहली दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसमें मैप की क्या कुछ है क्या? स्कोप बनता है? ये समस्या और संभावनाओं पे चर्चा केवल करना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे अन्य विद्यार्थियों से कैसे बेहतरीन हो गया। अब सूती वस्त्र का संकेंद्र बता दिया गया है मैप से कि क्या कहाँ पे ये उद्योग स्थापित हैं। अब इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। मिट्टी का हो गया, कच्चा माल हो गया, लाने-आने के कॉस्ट हो गया और मज़दूरों की उपलब्धता हो गई, संसाधन है कि नहीं, परिवहन की स्थिति क्या है, ठीक है? बंदरगाह आस-पास है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इस फिगर के माध्यम से एक जानना वो अच्छे तरीके से समझ जाएगा इस बच्चे ने फिगर का यूज़ क्यों किया है, ठीक है? और इस तरीके से फ्रेंड्स आप यूज़ करेंगे, आप प्रैक्टिस करें, पर डे प्रैक्टिस करें। माफ़ करिएगा ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा लेकिन आपके काफ़ी काम की चीज़ें हैं ये, ठीक है? देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन शायद था कि शहरीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं? तो देखिए बुलेट पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने 1, 2, 3, 4 कैसे लिखा है। ठीक, ठीक। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पूरा देखा इस तरीके से और आप इसे देखिए यहाँ पे इन्हें जो जहाँ मिला चित्र फिगर जिससे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए सारी चीज़ें, उसको इन्होंने यूज़ किया है, बखूबी यूज़ किया है। तो हमने इनकी लगभग 20 क्वेश्चन को देखा, ठीक। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि कैसे कॉपी को रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने, ठीक। तो ये जो आपकी कॉपी है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप वहाँ पे विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे और आप
किसी और टॉपरों की कॉपी को अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे, यदि उनकी कॉपी मिलती है तो उनको रिव्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।